हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर देख सकते हैं पीईटी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए पीईटी की मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें अपडेटेड आपके करंट अफेयर होंगे, स्टैटिक जीके भी आपका होता है। साथ में देख सकते हैं करंट अफेयर की भी क्लासें आपको संभवतः है कल से लगभग आपको मिल जाएंगी। और जो आपकी स्पेशल है आपकी शाम को 6 बजे करंट अफेयर की है ना, वो कल से आपके करंट अफेयर की क्लास आपको मिलेगी। भाई को राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, रज्जु कौन थे। चलिए पहले का जवाब देना है। कह रहा आपसे रज्जु कौन थे, वन को ऑप्शन देना है, रज्जु कौन थे। अब देखिए रज्जु की अगर बात करते हैं तो ये मौर्य शासन में अधिकारी थे। क्या? मौर्य शासन में ये अधिकारी थे। और रज्जु की जो स्थिति थी, ये जैसे आपके इस समय देखा जाए जिला अधिकारी होते हैं, है ना। ये जो रज्जु थे इस समय देखा जाए जैसे जिला अधिकारी होते हैं, तो मौर्य शासन में वही पद आपका उनका भी उस समय था। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा कि वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के लिए आकर्षित किया। यहाँ पर 2 को ऑप्शन देना है और 2 को ऑप्शन देखिए आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर या बी नंबर। चलिए जवाब देना है। आपका जो आंसर है ए नंबर, बिल्कुल सही है, ए नंबर। ये है आपके उपगुप्त। याद रखिएगा कि अशोक को बौद्ध भिक्षु एक विद्वान थे उपगुप्त, उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, है ना। और इन्हें देखा जाए अलक्षण भी यहाँ पर कहा था, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। और ये कब ज्ञान लिए थे, जब कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति त्याग दिया था और धर्म नीति को आरंभ कर दिया था। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। 3 को ऑप्शन देना है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं, देखिए जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ही सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर आपके राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और ये 5 मंदिर है। यहाँ पर जो दिलवाड़ा मंदिर है ये 5 मंदिरों का समूह है। कितने? 5 मंदिरों का समूह है, जो कि माउंट आबू नगर में मतलब राजस्थान में आपका स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, जो चालुक्य शासन थे उन्होंने यहाँ पर बसाया था, बिमल शाह ने यहाँ पर बनवाया था। और ये जो आपके मंदिर हैं वो जैन धर्म के प्रति आपके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था। रजिया बेगम को दोस्तों देख सकते हैं, रजिया सुल्तान ये प्रथम महिला शासिका थी जो दिल्ली जनता में, है ना, यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। लेकिन उसको अपने स्थान से हटाने के लिए, गद्दी से हटाने के लिए देखा जाए तो यहाँ पर तुर्कों का हाथ था। किसका? तुर्कों का हाथ था, है ना। एक तुर्क था, एक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया, है ना, उसे सत्ता से हटा दिया गया। तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठ पर पहुंची थी। और 5 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिए, ये है आपकी जहांगीर। कौन है? जहांगीर, जिसका ऑप्शन आया है यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और दोस्तों देखा जाए जहांगीर चित्रकला एक पराकाष्ठ पर पहुंची थी। जहांगीर के दरबार में काफी चित्रकार थे, जैसे अबुल हसन थे, उस्ताद मंसूर भी था, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था। यहाँ पर जवाब देना है कि तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन को लॉक किया जाए भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 को ऑप्शन लॉक किया जाए। अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए यहाँ पर भारतीय संत का जनक जो कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने? वेलेंटाइन सिरोल। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन देखो सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा है वेलेंटाइन सिरोल, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह जो कहा था वो किसने कहा था। जवाब देना है। अच्छा क्वेश्चन आपके हैं और पूरी सीरीज आपकी अच्छी, हमने बताया है कि जितनी भी हम आपको क्लासें दे रहे हैं बिल्कुल सीरीज आपकी लाजवाब है और ऐसे ही लेवल आपका होता भी है। आपने पेपर दिया भी है, नहीं दिया है तो प्रीवियस ईयर देखिएगा, यही आपको लेवल आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह जो कहा किसने कहा था। तो 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए ये है आपके कर्जन साहब। कौन है? यहाँ पर याद रखिए लॉर्ड कर्जन जो आपके थे, इन्होंने ये शब्द कहा था। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पील कमीशन की नियुक्ति किस मामले की जांच के लिए की गई थी। यहाँ पर देखिए कि आपका कमीशन आया था पील कमीशन, ये क्यों आया था, किसकी जांच के लिए। तो दोस्तों पील कमीशन आया था 1857 की क्रांति, ठीक है। क्या जवाब देंगे? 1857 की क्रांति जवाब देंगे। जलियांवाला बाग मत लगाइए भाई, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 1857 की क्रांति की जांच के लिए पील कमीशन नियुक्त किया गया था। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। चलिए सबको जवाब देना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है।
और उम्मीद करेंगे कम से कम 25% लोगों के जो जवाब हैं वो आपके सही आना चाहिए। यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? चलिए, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर जवाब है जो कि 9 नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही है। देखिए काफी लोगों ने जवाब दिया है, 25% से ज्यादा लोगों ने जवाब दिया है। याद रखिए दयानंद सरस्वती जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। 1875 में, ये भी डेट याद रखिएगा कि 1875 में, है ना, इसकी रचना आपकी की गई थी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? वेरी 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 IMP क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, इस वर्ष के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए साइमन कमीशन जो भारत आया कब आया था? आप कहेंगे सर ये आया था 28 में, लेकिन अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर कौन सा आंसर हो सकता है 10 नंबर में, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? यहाँ पर देखिए आपका 1928 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? देखिए कह रहा है डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है, कौन सी राजधानी? अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर में, आप कहेंगे 11 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कंसन में से क्या हो सकता है? चलिए देखो यहाँ पर रोम जो इटली की राजधानी टाइबर नदी के किनारे है ना। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है रोम, और रोम जो आपका है इटली की राजधानी है, और इटली की राजधानी अर्थात आप कहेंगे टाइबर नदी, क्या बताएंगे? टाइबर नदी। जब टाइबर नदी आ गया है तो डेन्यूब तो होगा ही नहीं, इसका मतलब डेन्यूब नदी किनारे बेलग्रेड है, वियना है और आपका बुडापेस्ट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है डी नंबर राइट हो जाएगा। इसको तुक्का मारने वाली चीज था कि भैया रोम जो आपका है और रोम आपकी इटली है और इटली जो आपका टाइबर नदी है, ये तुक्का मार के काम कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? चलिए जवाब देना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा जय। अब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो आपका ग्रीनलैंड है। देखिए जवाब लगभग सबका आ रहा है ग्रीनलैंड, जिसमें अधिकार जो आपका है डेनमार्क का अधिकार है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शंकुधारी वन निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं? शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाएंगे? जहाँ पर थोड़ा सर्दी होगी, क्यों भाई, जहाँ सर्दी वगैरह होगी वही तो होंगे कि नहीं होंगे, उसमें तो हो नहीं सकते हैं। सागर तलीय क्षेत्र हो नहीं सकते हैं, तो बस एक ही ऑप्शन आपको मिलाना है, यहाँ पर जो शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं वहां पर पाए जाते हैं शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, जो कि देख सकते हैं जवाब काफी लोगों के आ रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? सर्दियों के मौसम में वर्षा जो होती है आपके कहाँ पर होती है? क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन देना है। अब देखा जाए तो अपने भारत में भी हो जाती है ना सर्दियों में, लेकिन ये वर्षा एक चक्रवाती वर्षा होती है, ठीक है ना। ये जो वर्षा होती है अपने भारत में एक चक्रवाती वर्षा होती है, लौटता हुआ मानसून होता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा देश है बचते सर्दियों में ही मौसम बारिश होती है, यह है आपका नॉर्वे, याद रखिएगा। नॉर्वे दोस्तों जो कि यूरोपीय जलवायु में आता है, लगभग 40 से 65 अंश के मध्य आपका आता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा जो वर्षा होती है ये आपकी सर्दियों के मौसम में यहाँ पर समान रूप से होती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं भूगोल में नौ नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइएगा कि नौ नियतिवाद के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो किसने किया था? दोस्तों यहाँ पर अवधारणा दी गई है और ये अवधारणा है ऑप्शन बी जी टेलर की है। किसने दिया था अवधारणा? ये जी टेलर ने ये अवधारणा दिया था, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? चलिए कितने लोग जवाब देने वाले हैं? इस क्वेश्चन का जवाब 50% से प्लस आना चाहिए, 50% से ज्यादा लोग यहाँ पर जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो सकता है? हरित सोना जो आपका कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 16 का ऑप्शन देखिए आ रहे हैं और काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छे, अच्छा प्रयास है, बेहतर प्रयास है। यहाँ पर दोस्तों आपका बांस दे रहे हैं, जी की जवाब देखा जाए तो जवाब बिल्कुल सही है। हरित सोना बांस उत्पादन से जुड़ा हुआ है, जवाब बिल्कुल सही है, बांस उत्पादन से है, मतलब इसके वृद्धि के लिए आपका है। इसके अतिरिक्त देखा जाए रजत रेशा क्रांति, सिल्वर फाइबर क्रांति, व्हाइट गोल्डन क्रांति, ये सब कपास क्षमता को बढ़ाने के लिए जो होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? इकोनॉमिक्स का वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन दिया गया है, जवाब देना, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बांस क्या है? तो भैया बांस होता है बंबू, है ना, बांस होता है बंबू, ठीक है, बंबू को कहा जाता है बांस, ठीक है ना। चलिए दोस्तों काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया है? यहाँ पर दोस्तों याद रखिए ये है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका भी ऑप्शन आया है ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा निजी बैंक है? अब देखिए एक क्वेश्चन आपको बैंकों से भी मिलेगा, क्योंकि जब बैंक आपके सिलेबस में है तो पूछा ही पूछा जाएगा। कौन सा निजी बैंक है? क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन को लॉक करें।
दोस्तों यहाँ पर निजी बैंक की अगर बात कर लेते हैं 18 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब सिंध, इंडियन ओवरसीज है, लेकिन जो ऑप्शन डी दिया गया है जम्मू और कश्मीर बैंक, कौन है? जम्मू और कश्मीर बैंक जो आपका है 18 नंबर में, ये आपका राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1938 में की गई थी, है ना, 1938 में की गई थी। शायद ही 1% लोग इसका जवाब दे रहे हैं, है ना, सब लोगों ने इधर उधर दिया है। लेकिन याद रखिएगा कि जो आपका जम्मू और कश्मीर बैंक है, ये निजी बैंक है, इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ था? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में आपका था। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? सबका सही जवाब आ गया है, हम ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। वर्गीज कुरियन, जो कि दोस्तों यहाँ पर 19 को ऑप्शन बनेगा, ए नंबर है, नेशनल मिल्क डे। क्या हो जाएगा? नेशनल मिल्क डे आपका, नेशनल मिल्क डे आपका है ना। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं या श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीज कुरियन को भारत का दूध वाला भी कहा जाता है। और दोस्तों आपका आंसर हो गया आपका ये नंबर है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अगर आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो हमने बताया था कि भैया 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो पूछा गया था वो आपका हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि जो योजना आयोग है इसको आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? हम कानपुर से हैं भाई, हम कानपुर से हैं, ठीक है, हम कानपुर से हैं। कह रहे योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? 20 को ऑप्शन देना है और 20 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, याद रखिए, अशोक चंदा। क्या हो जाएगा? अशोक चंदा। याद रखिएगा, अशोक चंदा आपका जो आंसर है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। आर्थिक मंत्रिमंडल अशोक चंदा ने यहाँ पर बताया था। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो संबंधित है किससे है? देखिए, पॉलिटी की क्लास जो आपकी जबरदस्त क्लास चलती है ना, तो आप लोग पॉलिटी की क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लगेंगे, अगर आप बेहतर तरीके से क्लास को लेते हैं तो यकीनन है कि आपको ये जो पॉलिटी है, कितने भी कठिन क्वेश्चन हो सरल लगेंगे, बस सीरीज को पूरा करिएगा। यहाँ पर देखिए 21 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है डी हो जाएगा। याद रखिएगा, डी नंबर है, मतलब राज्य सूची के शक्तियों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है, जो कि आर्टिकल नंबर 249 आपका है। याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आर्टिकल नंबर 108 दे रहा है, इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है आहूत की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, आहूत मतलब क्या होता है? आहूत मतलब होता है बुलाना। क्या होता है? बुलाना होता है। अब बुलाने की अगर बात कर दिया है तो कौन बुलाता है? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है। और अगर पूछे कि दोनों की संयुक्त बैठक को कितनी बार बुलाया गया अभी तक, तो आप कहेंगे सर 3 बार बुलाया गया है। अगर ये पूछे कि लोकसभा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है, लेकिन बुलाने का कार्य करता है राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल नंबर 108 के तहत होता है, याद रखिएगा, है ना। लोकसभा को भंग करना होता है तो भैया क्या कहते हैं, लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी यहाँ पर राष्ट्रपति को हो, लेकिन यहाँ पर देखा जाए प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? मतलब ये कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले जो विवाद हैं इनका निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आएगा? तो दोस्तों याद रखिए, ये आपका होता है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। किस में आएगा? मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा, जो कि आर्टिकल नंबर 131 में इसका वर्णन अच्छी तरीके से यहाँ पर दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों याद रखिएगा, जो उच्चतम न्यायालय होता है ये क्या करता है, जो आपके चुनाव होते हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं इनका जो विवाद होता है वो भी आपका कौन देखता है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय ही देखता है। अदर जो भी विवाद होते हैं तो भैया वो चुनाव आयोग देखता है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी अगर विवाद आता है चुनाव में तो वो आपका उच्चतम न्यायालय करेगा और यही अंतिम निर्णय मान्य भी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम राज्य क्या है? इस क्वेश्चन का जवाब हमें 100% चाहिए, सबसे जवाब चाहिए और 100% चाहिए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। 100% चाहिए आप सभी से। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए जल्दी से, आपका जवाब जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर में से क्या बनेगा। चलिए सबका जवाब आ रहा है सी नंबर, मतलब जवाब जिसका भी आया है ना, यहाँ पर 24 नंबर में बिल्कुल सही है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी सही होगा। अच्छा भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा राजस्थान। कुछ लोग तो ऐसे योग देते हैं कि चलिए थोड़ा सा इधर उधर कर दें। याद रखिएगा राजस्थान जिन लोगों ने जवाब दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि आपके 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, ये आपका पंचायती जो नागौर जिला पड़ता है वहां से प्रारंभ किया था, ठीक है ना। और इसके बाद देखा जाए तो आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ था
और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस अतिमान या मॉडल की अनुशंसा की थी। मतलब ये कह सकते हैं कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस अतिमान या मॉडल की अनुशंसा किया था। 25 का जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विसदनी। मतलब जो अशोक मेहता आए, कौन अशोक मेहता, उन्होंने कहा कि हमको पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ से बनाना है तो आपको द्विस्तरीय आपको बनाना है। द्विस्तरीय भागों में यहाँ पर विकास अच्छी तरीके से हो सकता है, लेकिन ये ऐसा था नहीं, है ना, ऐसा सिस्टम चल नहीं सकता था। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। फिर आए आपके बलवंत राय मेहता, कौन है, बलवंत राय मेहता है। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमें गांव का विकास, अपने जिले का विकास करना है ना, अपने ब्लॉक का विकास करना है तो 3 स्तर से यहाँ पर कर सकते हैं। तब उन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ पर शुरुआत की थी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है वो किस अंग में होता है, यहाँ पर आंसर बताना है। तो हमने आपको बताया भी है, और इस क्वेश्चन का जवाब भी देखा जाए तो लगभग 75% से अधिक लोग यहाँ पर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बार आपने पढ़ा भी है। हमने कहा था भैया कि जो देखिए कि आपके पेट में हर जगह पाचन स्टार्ट हो जाता है मुंह से ही। जैसे ही भोजन मुंह में जाता है, यहाँ से टाइलिन नामक एंजाइम आता है और पाचन क्रिया आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। और ये जैसे जैसे आपके पेट के अंदर जाता है तो आपके पहुंचता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में ही अधिकांश भाग का यहाँ पर क्या होता है, पाचन होता है। भोजन में जो भी तत्व होते हैं, है ना, जो भी तत्व होते हैं भोजन में, वो सब छोटी आंत में ही सोखे जाते हैं, अर्थात स्वांगीकरण किए जाते हैं। उनको अलग अलग भागों में तोड़ के अपने बॉडी में यहाँ पर प्रस्थान कर देते हैं। ठीक है ना, छोटी आंत में भोजन का पाचन जो होता है वो क्षारीय माध्यम से, कैसे होता है, क्षारीय माध्यम से ही यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत के जो पोषक तत्व का अवशोषण होता है, ये अंग सबसे मुख्य क्रिया आपकी होती है। यहाँ पर ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, वसी अम्ल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, अमीनो अम्ल, ये सब अवशोषण हो जाते हैं यहीं पर। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, छोटी आंत आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, जो कि जवाब लगभग सबका सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है। देखिए दिया है पीनियल ग्रंथि, ये जो पीनियल ग्रंथि है ये पाई जाती है आपके मस्तिष्क में। कहां पर पाई जाती है, आपके मस्तिष्क में। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, मस्तिष्क में हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर गुर्दा, और गुर्दा दोस्तों याद रखिए शीर्ष पर एक अधिवृक्क ग्रंथि होती है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। मतलब जो पारा होता है ना, बोलते हैं पारा चढ़ गया, पारा उतर गया। कभी कभी बोले ना कि कोई व्यक्ति जब नाराज हो जाता है ना तो कहता है उसका पारा बहुत ज्यादा चढ़ गया। तो पारा ऐसी चीज होती है कि ये क्या होते हैं, ताप को यहाँ पर ध्यान देता है ना। तो यहाँ पर देखा जाए जो 28 नंबर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है उच्च घनत्व होता है, उच्च द्रवणता होता है, उच्च संचालन शक्ति होती है। तो देखो हमने कहा चलने की शक्ति अर्थात संचालन की शक्ति, कुल मिला के यहाँ पर उच्च संचालन शक्ति इसमें होती है। क्या याद रखिए, पारा जो होता है ये ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए इसकी संचालन शक्ति अधिक होती है। ऊष्मा के कारण पारे का प्रसार होता है और एक समान और अधिक आपका हो सकता है। पारा जो होता है कांच की नली में चिपकता नहीं है, इसलिए भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो पारा होता है वो कांच की नली में चिपकता भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। चलिए यूपी में 100 जिले कहाँ से भैया, यूपी में 75 थे और हो सकते हैं भैया उनके अकाउंटिंग हो गए हों। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित गैस मिश्रण में कौन सा वेल्डिंग गैस के लिए उपयोग किया जाता है। ये बताइए जिन लोगों ने वेल्डिंग गैस देखा हो, है ना। वेल्डिंग गैस में क्या होते हैं, 2 सिलेंडर होते हैं। 2 सिलेंडर में एक सिलेंडर तो भाई ऑक्सीजन होगा ही होगा, है ना, एक सिलेंडर ऑक्सीजन का होगा ही होगा। तो कुल मिला के देखा जाए, जब आपको हमने बता दिया कि ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, तो इसके साथ आपका एसिटिलीन हो जाएगा। तो इसका जवाब बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और देखा जाए तो हाइड्रोजन का उपयोग करके लौह धातुओं में गैस बिल्डिंग के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि इनमें धातुओं में भंगुरता उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर जवाब देना है एथेनॉल, है ना। ये क्या है, एथेनॉल है, और इसको हमने कई बार पढ़ाया भी है। एथेनॉल जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है एथेनॉल। समझते हैं, हमने आपको बताया था कि एथेनॉल का प्रयोग करके पेट्रोल में इसका प्रयोग किया जाता है ना। और दोस्तों यहाँ पर जो अच्छे क्वालिटी का कहीं ना कहीं बनता भी है। तो दोस्तों एथेनॉल जो आपका होता है गन्ने से प्राप्त कर लेते हैं। याद रखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि जिस प्रकार से पेट्रोल निकाला जा रहा है बहुत ही निकलता है, लेकिन फिर भी जैसे चुकंदर है, यहाँ पर गन्ना है, इससे भी पेट्रोल का निर्माण किया जाता है, कृत्रिम तरीके से करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, गन्ना आपका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों चावल से क्या बनता है, बता सकते हैं, चावल से क्या बनता है। चावल से बनता है बियर, है ना। चावल से क्या बनता है, बियर बनता है। बियर पिए हैं कि नहीं पिए हैं,
ठीक है। चावल से बनता है, बियर बनता है ना। बियर तो और कई तरीके से बनती है, फलों से भी बनती है, सेब से भी बनती है, लेकिन चावल से यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन में तो चावल से यहाँ पर बियर बनती है। सूरजमुखी से क्या बनती है, तो बायोडीजल, ठीक है, याद रखिएगा। बायोडीजल जो आपका होता है, बायोडीजल ये आपकी सूरजमुखी से बनता है। पेट्रोलियम दोस्तों, पेट्रोलियम से दोस्तों एलपीजी गैस जो आपकी घरेलू आपकी होती है, एलपीजी गैस है वो आपकी बनती है। सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया शेष स्मृतियां के लेखक आपके कौन हैं। शेष स्मृतियां के जो लेखक हैं इनमें से राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जवाब देना है, हिंदी आ गए हैं। और शेष स्मृतियां हैं रघुवीर सिंह, कौन है, रघुवीर सिंह, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आविर्भाव का, अरे कहा है भैया इतनी जल्दी भाग रहे हो, आराम आराम से। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर आपका 57 दिया है, आविर्भाव का सही विलोम बताना है। आविर्भाव का सही विलोम, तो आविर्भाव का सही विलोम क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। तिरोभाव कहां पर है, तिरोभाव है ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है। हमने कहा कि तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपको आंसर मन में रटा होना चाहिए और आप ऑप्शन देख रहे हो कि ये जो शब्द हम बोल रहे हैं मन में आया है ये है कहाँ, है ना। तो आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव। तिरोभाव कहाँ पर है, ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अलंकेश का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए जवाब देना है, अलंकेश का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है, अलंकेश कहा जाता है किसे, तो दोस्तों आपका अलंकेश कहा जाएगा यहाँ पर जो कुबेर है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है 58 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपकी ये है आपके कुबेर, ठीक है, कुबेर ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कदम्ब और कदम का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 59 का ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छे, देखिए प्रयास बहुत ही अच्छा आप लोगों ने किया। याद रखिएगा कदम मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों, याद रखिए एक वृक्ष आपका हो गया है ना, और कदम कदम बढ़ाया जाए मतलब ये पैर हो गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है, कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है, यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, ठीक है। राम सीता वन को और लक्ष्मण 60 नंबर में देखिए भाई, यहाँ पर देखा जाए कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, राम सीता लक्ष्मण वन को गए, ये सही लग रहा है क्या, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। और अगला है उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपकी महत्ता से भी सभी लोग, महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। चलिए भाई क्या किया जाए इस क्वेश्चन में, बताइए क्या आंसर सही हो सकता है, सभी लोग प्रयास करें, हेल्प करें हमारी भी, यहाँ पर आंसर को हम क्या लॉक किया जाए। चलिए बी नंबर या सी नंबर, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा गलती ये है, यहाँ पर ये हल्का सा कॉमा लगा देता तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कर देते कि बी नंबर ही आपका होगा कि राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, आंसर आपका यही होना चाहिए, बस थोड़ा सा कॉमा लगाना इसमें से गड़बड़ी हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है 60 नंबर में, और 60 नंबर आपका सेम दे दिया क्या भाई, 60 नंबर सेम दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे ग्रीम ब्रदर्स द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है ग्रीम ब्रदर्स द्वारा लिखी गई यहाँ पर जो पुस्तक है वो आपकी कौन सी है, यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है 82 नंबर में, वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, या है आपका कौन, चलिए ये है द गोल्डन बर्ड, द गोल्डन बर्ड ये ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, याद रखिएगा। द गोल्डन बर्ड एक माली के 3 बेटों द्वारा एक सुनहरे पक्षी की खोज के बारे में लिखी गई एक कहानी है, ठीक है ना, मतलब एक सुनहरा पक्षी होता है और उसके 3 बेटे होते हैं, उन्हीं के बारे में ये कहानी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने एक ही विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, लाजवाब क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही करेंगे। चलिए भाई जवाब दीजिएगा कि एक ही विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले इनमें से कौन व्यक्ति हैं। जवाब यहाँ पर देना है, थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि और भी आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए भी गए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है 83 नंबर में, ऑप्शन आपका बी बनेगा, ये है आपके जान बर्दीन हैं, कौन है, जान बर्दीन दोस्तों आपका याद रखिएगा, ये एक ही विषय में आपके प्राप्त किए हैं, जो कि देखा जाए कि आपके ये पुरस्कार, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो लोग मतलब दे रहे हैं मैडम क्यूरी ने अलग अलग में पाए हैं, लेकिन ये आपके जो जॉन बर्डीन हैं ये भौतिक विज्ञान में ही 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, याद रखिएगा। जो जॉन बर्डीन हैं ये अमेरिका के एक भौतिक विज्ञान के थे, तो ऑप्शन देना है आपको बी नंबर, याद रखिएगा, ठीक है।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है स्पेन की राजधानी का नाम क्या है। स्पेन की राजधानी का नाम क्या है। स्पेन की राजधानी क्या हो जाएगा, मैड्रिड। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैड्रिड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगर हमसे पूछे स्टॉकहोम जो आपकी है, स्टॉकहोम ये कहाँ की है, तो आप कहेंगे सर ये स्वीडन की है। कहाँ पर है, ये स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की है, याद रखिएगा। अगर पूछे बर्न, तो बर्न दोस्तों आपके स्विट्जरलैंड, क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। यहाँ पर लग्जमबर्ग सिटी तो लग्जमबर्ग की है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से एक आपकी पूछी जा सकती है जो आपकी राजधानी है। अगला दिया गया है कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हरिश्चंद्र अनुसंधान जो आपका है, नोट करिएगा, ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, याद रखिएगा, प्रयागराज में है। कहाँ पर है, ये आपके प्रयागराज में है दोस्तों, याद रखिए प्रयागराज आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो संस्था है, ये परमाणु ऊर्जा विभाग और भारत सरकार का एक वित्त पोषित आपकी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस भारतीय राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है। चलिए बताना है किस भारतीय राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है, आपका आंसर इनमें से क्या होगा। चलिए सभी लोग जवाब देंगे। ड्री त्योहार जो मनाते हैं वो आपके कहाँ मनाया जाता है, आपका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब यहाँ पर अच्छे हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है लगभग सबका सही है। ऑप्शन आपका ये बनेगा, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ड्री त्योहार आपका मनाया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ड्री एक कृषि उत्सव है जो कि 5 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अब जवाब दीजिए। अब आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, जो आप लोग सोच रहे थे वही क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। विभिन्न विषयों में, जब विभिन्न विषयों को बोल दिया तब आप आंसर कहेंगे सर इसका आंसर बिल्कुल सही है, मैडम क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, मैडम क्यूरी को 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं। मैडम क्यूरी एक भौतिक विज्ञानी भी थी और रसायन विज्ञान भी थे। मैडम क्यूरी को दोस्तों याद रखिए 1903 में, कहता हूँ 1903 में भौतिक विज्ञान के लिए दिया गया था और 1911 में दोस्तों रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो आप पहले कह रहे थे, अब इसका आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर हुआ सबका। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। जूलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो की गई थी एक विलियम एल्कॉक द्वारा आपकी की गई थी 1916 में। 1916 की अगर बात करते हैं तो ये डेट, ये वर्ष जो आपका बहुत ही एमपी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भैया 1916 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ पर, तो आपके लखनऊ में हुआ था। ठीक है, मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका कह सकते नरम दल था और गरम दल था, दोनों एक में ही आपके मिले थे। अलग हुए थे 1907 में जो आपकी सूरत अधिवेशन में। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विधानसभा का सत्रावसान करने की जो शक्ति है वो किसके पास है। 89 का ऑप्शन देना है। और इस क्वेश्चन का अगर आपने जवाब दे दिया, हम समझेंगे कि हमारी द्वारा जितना भी पढ़ाते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, नहीं तो बातों में लगे रहते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब देना है विधानसभा। देखो यहाँ पर दिया है विधानसभा दिया है और विधानसभा दिया है, कह रहे सत्रावसान करने की शक्ति, अर्थात विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार है ये शक्ति है किसके पास है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, नहीं तो फिर इतना बताने के बाद भी आप नकल ना कर पाए तो बिल्कुल बेकार है यार। इसका नकल ना कर पाए अगर इतना बताने के बावजूद भी, तो फिर गड़बड़ है। आई यहाँ पर देखिए ऑप्शन, यहाँ पर कोई राज्यपाल दे रहा है, कोई राष्ट्रपति दे रहा है। देखिए हमने बताया क्या कि जब हमने कहा था लोकसभा, क्या बताया था, लोकसभा का सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति में होती है। और जब राष्ट्रपति में होती है, यहाँ पर विधानसभा राज्य में होती है। जब राज्यों में जिस प्रकार से यहाँ पर केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं वैसे राज्यों में राज्यपाल होते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका सी नंबर राज्यपाल हो जाएगा, है ना। कुछ लोग नाक कटा देते हैं, है ना, मतलब आप लोग कहते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में हमारी नाक कटा देंगे तो बताओ हमारी नाक बचेगी कि नहीं बचेगी, है बताइए, सांस कैसे लेंगे। यूक्रेन की राजधानी बताइए, 90 का ऑप्शन देना है, यूक्रेन की राजधानी क्या है। अब यूक्रेन की राजधानी पूछा है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, कीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूक्रेन में यहाँ पर राजधानी कीव हो जाएगा। भाई यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, आप लोग बहुत न्यूज देख रहे थे, जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा था रूस से, तो बहुत देख रहे थे, बोल रहे थे कीव में भारतीय लोग फंसे हैं, उनको बाहर आने के लिए वो झंडा दिखा रहे हैं, है ना। ये एक यूरोपीय देश है और यूक्रेन की मुद्रा जो आपका है रिबिन, क्या है, रिनबी आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। देखा जाए तो सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन देश फिर से एक स्वतंत्र देश आपका बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर झीलों की अगर बात करते हैं तो देखो आपसे कह रहा है क्या, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे फिर इसके बाद बात करेंगे। कह रहे पृथ्वी की सतह पर ऐसा गर्त या खाई वाले भाग जिसका निर्माण उल्का पिंड द्वारा, भूगर्भिक क्रियाओं द्वारा या नदी के कटाव द्वारा या बांध निर्माण द्वारा या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा होता है। इस खाई में जब वर्षा जल या अन्य कारणों से जल जमा हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, झील कहते हैं। तो ये तो झील की हो गई परिभाषा। अब झील के प्रकार देखिए, यहाँ पर झील में भैया
प्राकृतिक झील भी होती है, मानव निर्मित झील होती है। प्राकृतिक झील में दोस्तों वितर्किका झील होती है, जैसे कि आपकी वुलर झील हो गई, है ना, वुलर झील हो गई। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए मानव निर्मित में तो ऐसी झील नदी घाटी परियोजना के तहत जल सागरों के रूप में आपका होता है, कृत्रिम तरीके से बनाते हैं। वितर्किका झील होती है धरातल के बड़े भाग के धंसने या उठने से यहाँ पर वितर्किका झील का निर्माण होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लैगून अथवा अनूप झील क्या होती है। तो हमने बताया था कि भैया जो आपके समुद्र के किनारे होते हैं उनको लैगून झील या अनूप झील कहते हैं। लैगून झील का निर्माण जब समुद्र तट के जल का कुछ भाग बालू, चट्टान या प्रवाल भित्तियों के द्वारा मुख्य समुद्र से अलग होकर झील नुमा आकृति बना लेता है, उसे लैगून या अनूप झील कहा जाता है। यहाँ पर देखो अगला आपसे कह रहा है कि ऐसे झीलों के बीच बीच में कुछ खुले भाग होते हैं जिनमें से समुद्री जल के साथ साथ छोटी नौयाक भी आपकी रहती हैं। दोस्तों देखिए जैसे आपकी चिल्का झील कहाँ पर, उड़ीसा में है। ये कैसी है, आपकी वुलर झील, मतलब देखा जाए लैगून झील है। पुलकित झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है। वेमनाथ झील आपकी केरल में है। अष्टमुदी झील आपकी केरल में है। ये कैसी हैं, सब आपकी लैगून झीलें आपकी हैं। हिमानी झील आपकी कैसी होती हैं, तो हिमानी या हिमनद के अपर्दन से बनी झीलें हिमानी निर्मित झील होती हैं। और हिमालय या हिमानी जो होते हैं जैसे नैनीताल, भीमताल, राकसताल, ये जो ताल वाले मिलेंगे ये हिमालय अर्थात बर्फ से बनी हुई आपकी झीलें होती हैं। यहाँ पर देखिए वायु निर्मित झीलें होती हैं जिन्हें प्याला कहा जाता है। क्या बोलते हैं, प्याला, अर्थात मरुस्थलीय प्रदेशों में तेज हवाओं द्वारा उड़ा कर ले गई मिट्टी द्वारा निर्मित झील वायु निर्मित झील होती है। ऐसी झील प्रायः खारे पानी की झीलें होती हैं, जैसे सांभर झील हो गई और डिंडवाना झील हो गई। ये कैसी हैं, आपके खारे पानी की झीलें, क्योंकि इसमें पानी आ तो जाता है लेकिन जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो खारे हो जाती हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है डेल्टाई झील। तो डेल्टाई झील, डेल्टाई प्रदेशों में नदियों के वितरिकाओं के मध्य छोटे छोटे झीलों का निर्माण होता है जो प्रायः मीठे जल की होती हैं। तो डेल्टाई क्षेत्रों में आपके मीठे वाली होती हैं, जैसे कोलेरू झील, ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा में आपको मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बुलर झील आपकी कहाँ पर है, आपकी कश्मीर में डल झील है। चोलामू झील दोस्तों आपकी सिक्किम में है, ठीक है ना। सांभर झील आपके राजस्थान में। लोनार झील कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में है। लोकतक झील कहाँ पर है, आपके मणिपुर में है। चिल्का झील कहाँ पर है, आपकी चिल्का झील आपकी कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में है। कोलेरू झील कहाँ पर है, आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। तो ये आपकी झीलें हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो झीलें हैं, कह रहा है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो आप कहेंगे सर बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो आप कहेंगे चिल्का झील जो कि आपके उड़ीसा में है, ठीक है ना। भारत में खारे पानी की झील सबसे बड़ी झील कौन है, सांभर झील जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो आपकी चोलामू झील जो कि आपके सिक्किम में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील, तो भैया लोकटक झील जो कि आपके मणिपुर में है। और अगला है भारत की सबसे गहरी झील कौन है, तो लोनार झील जो कि आप महाराष्ट्र में है। ये आपके दिखा जाए तो आपके ज्वालामुखी से क्रिएट निर्मित झील मानी जाती है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील आपकी कोलेरू झील है जो कि आंध्र प्रदेश में है। झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को कहा जाता है। झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर, राजस्थान में आपका है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अभी अभी आपको हमने बताया भी था कि भैया आपका बुलर झील, डल झील, है ना। यहाँ पर आते हैं राज्यवार भारत के प्रमुख झीलें, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर राज्यों के हिसाब से जो आपका ट्रिक भी है वो आपका इससे पढ़ते रहेंगे, है ना। डेली की क्लास में अगर आप पढ़ेंगे तो समझिएगा कि अगर हम आपको टॉपिक पढ़ाते तो ये 10 से 15 मिनट का वीडियो हो जाता, लेकिन वीडियो में जो हम मॉडल पेपर पढ़ाते हैं मात्र 2 से 5 मिनट में आपको देखो कितना हम पढ़ा देते हैं। अगर आप डेली का डेली पढ़ेंगे तो समझो कि आपको ये जो थ्योरी वाला आपका पोर्शन होता है वो भी कवर होता चला जाएगा, ठीक है। क्लास आपकी कंप्लीट होती है, जबरदस्त तरीके की आपकी क्लास रही है और आप दे सकते हैं कि आपकी एग्जाम के लिए, आपके तैयारी के लिए हम आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे आपकी जीके हो या स्टैटिक जीके हो, मॉडल पेपर हो, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बस आपको डेली पढ़ने की आवश्यकता है, आप पढ़ते रहिएगा। जो भी आपके पास किताब हो, किताब से पढ़ते रहिए।